पिछले वीडियो में ये डायग्राम चला हुआ था और अचानक बीच में इंटरप्शन के कारण कुछ ऐसा हुआ कि ये वीडियो बीच में रुक गया। इसीलिए मुझे यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड और थर्ड न्यूक्लियोटाइड। मैं ये भी बता चुका हूँ कि 5 प्राइम जो P होता है ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये 5 प्राइम कार्बन पर जो फॉस्फेट ग्रुप है किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, ये फ्री है इसलिए लिखा गया। जहाँ पर 3 प्राइम OH इसलिए लिखा गया क्योंकि ये फोर्थ न्यूक्लियोटाइड के साथ या नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये फ्री है इसलिए लिखा गया। इसलिए हमेशा 3 प्राइम OH लिखते हैं, डायरेक्शन में 5 प्राइम P लिखा जाता है। अब पहले न्यूक्लियोटाइड का, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम पर क्या प्रेजेंट है? OH। इसका OH 5 प्राइम पर क्या प्रेजेंट है? ये फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप अपने OH को और इसके OH को, 3 प्राइम पर जो OH था, इसका OH और इसका OH मिलता है तो क्या देखोगे कि OH और OH ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा? H2O। ये H2O बन गया। तो इसका मतलब इसके OH और इसके OH में से एक H2O निकल गया तो बची क्या? केवल 1 ऑक्सीजन बची। वो ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में क्या हो गई है? शेयर हो गई है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बना है इसको बोलेंगे एस्टर बॉन्ड। और कार्बन, ये कार्बन 5 प्राइम पर यहाँ भी OH था और इस फॉस्फेट ग्रुप का भी OH था। इन दोनों में से के OH में से भी एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला और 1 ऑक्सीजन बची, दोनों ने शेयर की। इसको भी क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड। तो 3 प्राइम पर ये एस्टर बॉन्ड, 5 प्राइम पर ये एस्टर बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बना? एक एस्टर, 2 एस्टर। तो 2 एस्टर हैं, एक फॉस्फेट है और 3 प्राइम पर ये ऑक्सीजन वाला एस्टर, 5 प्राइम पर ये एस्टर। तो इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड क्या हुआ? यहाँ ये और ये पूरा एक बॉन्ड है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड का नाम क्या है? 3 प्राइम ये लिखा, 5 प्राइम ये लिखा, फॉस्फेट ये रहा फॉस्फो, 2 एस्टर ये रहे डाई एस्टर और ये रहा बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे? 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसी तरह से सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये क्या बना है? 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन चुका है। लेकिन 3 प्राइम पर OH ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में नहीं इंक्लूड हुआ क्योंकि इसके लिए नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल नहीं है, ये फ्री है। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन पर। हिस्टोन बेसिक होता है, pH इसका बेसिक होता है और हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लाइसिन और आर्जिनिन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन इन्हीं दोनों अमीनो एसिड से बना होता है, इसीलिए इनका पॉजिटिव चार्ज ही हिस्टोन पर आ चुका है। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज इन 2 अमीनो एसिड के कारण होता है। हिस्टोन प्रोटीन का वर्क क्या होता है? ये DNA की, जो DNA है, DNA की असेंबली को स्टेबलाइज करता है, DNA को स्टेबलाइज करके रखता है न्यूक्लियोसोम में, क्रोमेटिन में। हिस्टोन की टाइप देखो तो 4 टाइप होती हैं, H2A, H2B, H3, H4। ये चारों टाइप मिलकर ऑक्टामर बनाती है। ये रहा ऑक्टामर। आप कहोगे ऑक्टामर क्या? ऑक्टामर 8 को बोला गया है, 8 स्ट्रक्चर ऑक्टामर कहलाती हैं। तो 4 हिस्टोन है, H2A ये 2 होंगे, H2B 2 होंगे, H3 2 होंगे, H4 2 होंगे। तो 2 2 2 2 तो क्या हो जाएगा? टोटल 4 दूनी 8। तो ये टोटल 8 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 5th हिस्टोन, 6th हिस्टोन, 7th हिस्टोन और 8th हिस्टोन है।
तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हिस्टोन का कोर है, ऑक्टामर है, इसको न्यू बॉडी बोलते हैं, NU न्यू बॉडी। अब देखो न्यूक्लियोसोम मैंने लिखा है कैसे बनता है, रैपिंग ऑफ DNA ओवर ए कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। जब DNA ऑक्टामर पर रैप कर जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम फॉर्म बाय रैपिंग ऑफ DNA ओवर ए कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये डायग्राम जो देख रहे हो आप, डायग्राम में देखिए, ये जो आप राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो एक्चुअल में ये ऑक्टामर है, और इस पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये क्या है, DNA रैप कर चुका है। तो रैप्ड DNA ये रहा और ये रैप्ड DNA। ये DNA जो इस रैपिंग से बाहर आ गया, ये बाहर आ चुका। इसके साथ एक हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ये 5th टाइप का होता है, इसका नाम है H1। इस DNA को और इस DNA को ये जोड़ के रखता है, जोड़ के रखेगा। H1 हिस्टोन प्रोटीन ये 5th टाइप का होता है, अटैच्ड ओवर लिंकर DNA। तो DNA जो ये निकला हुआ बाहर, इसको लिंकर DNA बोला जाता है। तो लिंकर DNA के ऊपर ये H1 हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा रहता है। तो ये जो गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, इसका नाम मैंने न्यू बॉडी बोला था, NU न्यू बॉडी, या क्या बोलेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। ये इसका 3rd नेम है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। तो ये हिस्टोन मॉलिक्यूल का कोर कहलाएगा। न्यूक्लियोसोम, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो अब ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम। इसकी लेंथ अगर वैसे जानना चाहो तो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि 100 एंगस्ट्रॉम की इसकी लंबाई होती है एक न्यूक्लियोसोम की। ये न्यू बॉडी, NU न्यू बॉडी कितने हिस्टोन मॉलिक्यूल से बनी होती है, 4 पेयर्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल टुगेदर मेक ए न्यू बॉडी। उसमें H2A हिस्टोन के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में ये लॉन्ग थ्रेड है, इस लॉन्ग थ्रेड का नाम है क्रोमेटिन। तो यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम और ये सारे न्यूक्लियोसोम है। इनके बीच में ये जो थ्रेड देख रहे हो आप, इसको बोलेंगे लिंकर DNA। न्यूक्लियोसोम के बाद ये लिंकर DNA, ये लिंकर DNA, लिंकर DNA, ऐसे लिंकर DNA होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बोला क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन के बाद आगे लिखा है क्रोमेटोसोम। ये क्या होता है, लिंकर DNA और हिस्टोन दोनों को इकट्ठा क्या बोलेंगे, क्रोमेटोसोम। अब देखो कैसे, ये न्यूक्लियोसोम, ये लिंकर DNA, ये लिंकर DNA, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा, क्रोमेटोसोम कहलाएगा। क्रोमेटिन पैकेजिंग ऑफ हायर ऑर्डर, हायर लेवल रिक्वायर्स ए स्कैफोल्ड ऑफ एडिशनल प्रोटीन्स कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इस लाइन में लिखा है कि जब क्रोमेटिन हायर ऑर्डर में पैक होता है, क्रोमेटिन जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए एक स्कैफोल्ड, एक अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए। हिस्टोन के अलावा दूसरा प्रोटीन चाहिए जो क्रोमेटिन को असेंबल करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दे। वो प्रोटीन जो होता है उसका नाम है NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब ये जो क्रोमेटिन आप देख रहे हो ये 2 तरह का होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ये डायग्राम न्यूक्लियस का डायग्राम है। इस डायग्राम में सेंटर में जो आप देख रहे हो इसे यूक्रोमेटिन बोला जाता है। ये जो पेरिफेरल में आप देख रहे हो, जो पेरिफेरल साइड में न्यूक्लियस के साइड में मेम्ब्रेन के नज़दीक जो पड़ा हुआ है इसे बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। ये रहा हेट्रोक्रोमेटिन, ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर हेट्रोक्रोमेटिन, ये स्ट्रक्चर यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन ये एक्टिव होता है, ज़्यादा फोल्ड नहीं होता, अनफोल्डेड होता है। ट्रांसक्रिप्शन में यही पार्ट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये फोल्डेड नहीं है तो DNA से मैसेंजर RNA इजीली बन पाता है। तो ये एक्टिव पार्ट है, अनफोल्डेड है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ये पार्ट लूजली पैक्ड होता है,
यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड है, जैसे आप ये देख रहे हो न्यूक्लियोसोम 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 लिंक कर देने बीच में ना, तो ये इस तरह से अरेंज होता है, इसके बीच में खाली जगह होती है, ये लूजली पैक्ड है, एक्चुअल में ये यूक्रोमेटिन है। और गेट्स स्लाइटली स्टेन्ड, जब इसे हम कलर करेंगे तो इस पर कलर करने के बाद जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये हल्के कलर का होगा, हल्के रंग का होता है। और जबकि हेट्रोक्रोमेटिन की अगर बात करें तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ये इतना क्लोजली पैक्ड होता है, टाइटली पैक होता है कि ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ नहीं हो पाता, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं कर पाता, इसलिए इनएक्टिव है। हेट्रोक्रोमेटिन के कुछ रीजन डेंसली पैक्ड, हेट्रोक्रोमेटिन के कुछ कहो या हेट्रोक्रोमेटिन ही कहो, ये बड़े डेंसली, बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से पैक्ड होता है। डार्कली स्टेन, अगर हेट्रोक्रोमेटिन को इसको कलर किया जाए तो जब कलर हो जाता है तो बड़ा डार्क कलर इसका होगा, कलर बहुत डार्क मिलेगा। अब हेट्रोक्रोमेटिन, इसके अकॉर्डिंग हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये न्यूक्लियोसोम इस तरह से आप देखोगे, वैसे तो ये ऑक्टामर है, अब इसको मैं न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट कर दूंगा इस तरह से। ये डीएनए रैप है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये इस तरह से जो अरेंज होगा लूजली पैक्ड होगा यूक्रोमेटिन, लेकिन इस तरह से डेंसली पैक्ड होगा तो इसे बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन में आसानी से इन्वॉल्व नहीं हो पाता, जबकि ये आसानी से ट्रांसक्रिप्शन कर पाता है, ये बिल्कुल भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता। अब ये आ गया द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, क्या है, इसके लिए सर्च चली। 1928 में ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था, उसने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सारा जो वर्क आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक बैक्टीरिया का डीएनए निकल कर बाहर आ गया, उसकी बॉडी से बाहर आ गया, एनवायरनमेंट में आ गया। अब वो एनवायरनमेंट में आया डीएनए दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में चला गया। अब दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में जाने पर उस बैक्टीरिया को बदल दिया, तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी स्टेप को ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है। अब ग्रिफिथ वाज वर्किंग ऑन पैथोजेनेसिटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर उसकी पैथोजेनेसिटी को चेक कर रहा था कि कितना ज़्यादा हार्मफुल है, कितनी डिजीज़ कोज कर पाता है। तो इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरियम की 2 स्ट्रेन उसने ली। एक स्ट्रेन ली विरुलेंट, जिसको एस स्ट्रेन बोला जाता है, ये डिजीज़ कोज करती है, ये निमोनिया कोज करती है। इस एस स्ट्रेन विरुलेंट के पास एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है, पॉलीसैकेराइड की कवरिंग होती है। इसी पॉलीसैकेराइड म्यूसिलेज की कवरिंग के कारण एस स्ट्रेन निमोनिया कर पाता है। इसकी अगर कॉलोनी को देखा जाए तो रेगुलर कॉलोनी बनती है। इस रेगुलर कॉलोनी बनने के कारण ही इसका नाम एस पड़ा, स्मूथ पड़ा। रेगुलर कॉलोनी के कारण स्मूथ स्ट्रेन से बोला गया। हैज़ एबिलिटी टू कोज निमोनिया डिजीज़, तो विरुलेंट एस स्ट्रेन निमोनिया डिजीज़ कोज कर पाती है, क्योंकि उसके पास म्यूसिलेज की कवरिंग है। अब सेकंड देखो, नॉन विरुलेंट आर स्ट्रेन। नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस, इसका नाम आर स्ट्रेन इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी कॉलोनी इर्रेगुलर बनती है। आप देखना चाहो तो रेगुलर कॉलोनी को आप ऐसे देख सकते हो, ये रेगुलर कॉलोनी का होने का एक स्ट्रक्चर है, और इर्रेगुलर कॉलोनी आप कह सकते हो कि इस तरह से बनी हुई है। तो ये राउंड सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, रेगुलर है, और ये इर्रेगुलर नज़र आ रही है, इसलिए इसका नाम आर पड़ा, आर स्ट्रेन, नॉन विरुलेंट। लेक्स म्यूसिलेज सीथ फॉर्म इर्रेगुलर कॉलोनी एंड इज अनएबल टू कोज निमोनिया डिजीज़। आर स्ट्रेन के पास म्यूसिलेज सीथ नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट, इर्रेगुलर कॉलोनी बनाता है, इसलिए इसका आर स्ट्रेन नाम पड़ा।
और ये निमोनिया डिजीज़ नहीं कॉज कर सकता। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। एस स्ट्रेन, लिविंग एस स्ट्रेन को लिया, माइस की बॉडी में इंजेक्शन लगाया, कुछ समय बाद माइस को निमोनिया हुआ और माइस मर गया। लिविंग आर स्ट्रेन लिया, माइस की बॉडी में इंजेक्शन लगाया, कुछ समय बाद भी माइस को निमोनिया नहीं हुआ और माइस लिविंग रहा, लाइव करता रहा। एस स्ट्रेन एक टेस्ट ट्यूब में भरी, मीडियम में डाला, फ्लेम के द्वारा इस एस स्ट्रेन को हीट किया, जिसके कारण ये एस स्ट्रेन हीट होने पर किल हो गई। हीट किल्ड एस स्ट्रेन हुआ। अब जब एस स्ट्रेन हीट के द्वारा किल हो चुकी है तो निमोनिया कॉज नहीं करेगी। तो देखिए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, माइस में इंजेक्शन लगाया, माइस में कोई निमोनिया नहीं हुआ और माइस सरवाइव कर गया। एस स्ट्रेन अब्सेंट इन ब्लड ऑफ माइस, इसमें लिखा है कि इंजेक्शन हीट किल्ड एस स्ट्रेन का माइस को लगा, माइस की बॉडी ने माइस की बॉडी के इम्यून सिस्टम ने एस स्ट्रेन को पूरी तरह से बॉडी से सफाया कर दिया, ब्लड से उसको खा गया। उस मैक्रोफेजेज, डब्ल्यूबीसीज एस स्ट्रेन को क्लियर कर दिया, इसीलिए माइस को निमोनिया नहीं हुआ और माइस सर्वाइव करता रहा। फिर ग्रिफिथ ने क्या सोचा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया माइस को, फिर उसने दूसरा इंजेक्शन भरा आर स्ट्रेन का, फिर माइस को लगा दिया। तो कैसे? एक मिक्सचर लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का मिक्सचर लिया, या ऐसे इसको हम लिख सकते हैं कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को इकट्ठा एक इंजेक्शन में भरो और माइस को लगा दो। कुछ समय बाद क्या देखा, कुछ दिनों बाद क्या देखा कि माइस जो उसने, मान लिया जाए ग्रिफिथ ने 10 माइस को ये मिक्सर वाला इंजेक्शन लगा दिया, 10 में से मान लिया जाए 6 माइस मर गए और बचे 4 वो नहीं मरे। उसका कारण बताता हूँ क्यों नहीं मरे। तो 6 माइस जो मरे हैं क्योंकि उनको निमोनिया हो गया। निमोनिया क्यों हुआ? ये एस स्ट्रेन तो मर चुका था, इसका डीएनए, जब ये बैक्टीरिया मर चुका, इसका डीएनए इसकी बॉडी से बाहर आया, माइस के ब्लड में आ चुका है। इस डीएनए के कांटेक्ट में आर स्ट्रेन आ गया, बाई चांस आ गया, और आर स्ट्रेन ने इसका डीएनए, एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन ने ले लिया, इसका डीएनए ऐसे बाहर निकला और ये डीएनए आर स्ट्रेन की बॉडी में चला गया। अब ये आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गई है एस स्ट्रेन में, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई है। इस जो आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हुई? एस में, एस स्ट्रेन में। अब ये एस स्ट्रेन ने माइस में, उन 6 माइस में निमोनिया कॉज कर दिया और माइस मर गया। बचे जो 4 माइस थे वो क्यों बच पाए? क्योंकि एस स्ट्रेन तो मरा, उसका डीएनए बाहर भी आया, लेकिन उस डीएनए के कांटेक्ट में आर स्ट्रेन नहीं आ पाया, इसलिए उन 4 माइस को निमोनिया नहीं हुआ। फिर लिखा है सम बायोकेमिकल ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन कम आउट एंड एंटर इनटू लाइव आर स्ट्रेन। यही पॉइंट मैंने लिखा है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से कुछ बायोकेमिकल निकले जो लिविंग आर स्ट्रेन में चले गए, और आर स्ट्रेन एबल टू सिंथेसाइज म्यूसिलेज शीथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम विरुलेंट। जब एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन की बॉडी में चला गया तो उस डीएनए ने आर स्ट्रेन की बॉडी के बाहर म्यूसिलेज शीथ को, पॉलीसेकेराइड कोट को बना दिया। अब ये कोट जब बन गया तो आर स्ट्रेन नहीं रहा, ये एस में कन्वर्ट हो गया और ये निमोनिया कॉज करने लगा। तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ मैंने डीएनए का जिक्र किया, एक्चुअल में ग्रिफिथ को ये मालूम ही नहीं था कि एस स्ट्रेन से क्या निकला है, डीएनए है, कार्बो है, प्रोटीन है, क्या है। इसीलिए जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है डिड नॉट स्पेसिफाई द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जेनेटिक मटेरियल की बायोकेमिकल नेचर के बारे में स्पेसिफाई नहीं कर सका कि ये डीएनए है, आरएनए है, या प्रोटीन है, या कार्बोहाइड्रेट है।
कि जेनेटिक मटेरियल है क्या चीज़। अब इस जेनेटिक मटेरियल के को डीएनए कहें, कार्बो कहें या प्रोटीन कहें, इसके लिए सर्च जारी रही। अगली सर्च आई बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल।